नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अब बारी छत्तीसगढ़ की है। रायपुर में एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर आतंकवादियों से रिश्ते होने का आरोप लगाया है। खेड़ा ने कहा है कि हाल ही में उदयपुर और जम्मू कश्मीर हत्याकांड के पकड़े गए आतंकियों के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पवन खेड़ा के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको देखना चाहिए। भारत तो आत्मनिर्भर कब होगा हमें नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है आतंकवाद के मामले। ये हैं एआईसीसी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, जिनका आरोप है कि बीजेपी आतंकवाद पर निर्भर हो चुकी है। एआईसीसी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार रायपुर आए पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाते नजर आए। पवन खेड़ा ने उदाहरण देकर बताया कि उदयपुर हत्याकांड में शामिल आतंकी बीजेपी का कार्यकर्ता है। एआईसीसी संचार प्रमुख ने दावा किया कि अमरावती और जम्मू कश्मीर हत्याकांड समेत मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में हुई टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में भी बीजेपी नेताओं के आतंकियों के साथ कनेक्शन मिले हैं। साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है, मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। क्योंकि आज जो घिनौना खेल इस देश में चल रहा है, हो सकता है कोई पार्टी उससे चुनाव जीत जाए, लेकिन देश हार रहा है, यह हमारी चिंता है। पवन खेड़ा ने एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र कर बीजेपी से पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार में पवन खेड़ा को ज्ञान बढ़ाने की नसीहत दे दी। साथ ही कहा कि उदयपुर और अमरावती की घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में हुई, जो ये बताता है कि आतंकवादियों के संबंध कांग्रेस से हैं। किसको संरक्षण दे रहा है उसको गिरफ्तार करिए ना, फांसी पर लटकाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। हम तो मांग कर रहे हैं ना। तो उसके बाद में इस प्रकार का भ्रम फैलाकर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहरहाल उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का दावा है कि इन घटनाओं में शामिल आरोपियों के तार बीजेपी से जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आतंकियों को संरक्षण मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि आतंकियों के साथ है कौन। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। आज सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में जनजाति समुदाय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में जनजाति इलाकों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के रेशियो मेंटेन बराबर रखने की कहा है। बैठक में अधिकारियों की जनजाति इलाकों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन करने को कहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बैठक में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा भी की गई। बैठक में बताया गया कि 4,95,455 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 9,623 शिक्षित युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने के संबंध में जिलेवार सूची जारी कर दी गई है। आज जगदलपुर में रेलवे परामर्श समिति की एक बैठक हुई। ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बैठक में जगदलपुर के विधायक रेख चंद जैन ने हिस्सा लिया। विधायक ने लंबे समय से बंद पड़ी दुर्ग जगदलपुर ट्रेन को दोबारा शुरू करने की मांग की है। रावघाट रेल लाइन के दूसरे चरण का काम जल्द पूरा करने की बात कही है। साथ ही जगदलपुर से जाने वाली ट्रेनों का नाम बस्तर के नदियों प्राकृतिक जगहों के नाम पर रखने की बात कही है। दुर्ग जगदलपुर ट्रेन का नाम इंद्रावती एक्सप्रेस किए जाने की मांग की है। इसके अलावा विधायक ने रेलवे स्टेशन से मिल रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द बस्तर के सभी स्टेशनों में यात्री और रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी सुविधाओं को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। ट्रेनों को लेकर हमने नामकरण के लिए बात कहा है कि भाई दंतेश्वरी एक्सप्रेस, इंद्रावती एक्सप्रेस, जो कि जनभावना से जुड़ी हुई चीजें हैं। रेल चल रही है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है, तो जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बस्तर उड़ीसा से कनेक्टेड चीजें हैं। बस्तर में माँ दंतेश्वरी है, उसके नाम से ट्रेन का नाम किया जाए।
नवा रायपुर के 50 से ज्यादा चौक चौराहों का जल्द ही नामकरण होने वाला है। छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों और शहीदों के नाम पर यह नामकरण होगा। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नया रायपुर का नाम नवा रायपुर किया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़िया विभूतियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से करती आ रही है। राज्य की अस्मिता और अभियान के लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में कई सुझाव आए थे, जिसके बाद हमने कैबिनेट की बैठक में भी अनौपचारिक चर्चा कर ली है। जल्द ही नवा रायपुर के बोर्ड में छत्तीसगढ़िया विभूतियों और शहीदों के नाम दिखाई देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी सड़क का नाम छत्तीसगढ़िया विभूतियों के नाम पर नहीं रखा। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं है, अब जब काम नहीं किया तो बस नामकरण कर रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है और नया रायपुर के जो स्क्वायर है, जो चौक है, जो चौराहे हैं, जो सड़कें हैं, उसके नामकरण करने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हैं। और जो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के बाद जो सुझाव आए थे उसको अनौपचारिक रूप से मंत्री परिषद में जानकारी भी दी गई है। भूपेश बघेल की सरकार अपने नेताओं को खुश करने के लिए अब नामकरण करने का नाटक और ढोंग कर रही है। मुझे लगता है सरकार को पहले कुछ काम प्रदेश में करना चाहिए और उस पर अपने नेताओं की मोहर लगानी चाहिए, नामकरण करना चाहिए। दूसरों की बनी हुई इमारत पर इस तरह का नामकरण करना खुद की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र लिखकर सभी विभागों से यह जानकारी मांगी है कि पिछले 3 साल में कितने विभाग में कितने ट्रांसफर हुए हैं, ये जानकारी आप दीजिए। इस पत्र पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि GAD ने यह जानकारी मांगी है। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रांसफर बैन खोलने के बारे में विचार किया जाए। 2018 से आगामी जो पिछले 1 हफ्ते पहले जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी पूरी जानकारी मांगी। अब ये आने वाले समय में GAD का ये सोचना होगा कि कितने ट्रांसफर हुए हैं और आने वाले समय में बैंक खोलने के बारे में किस तरीके से विचार किया जा सकता है। ये तो बहुत रूटीन का काम है। राज्य के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 22% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसके चलते राज्य के कर्मचारी नाराज हैं, परेशान हैं। कर्मचारी नेता कमल वर्मा ने बताया कि 25 से 29 जुलाई के बीच सारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, हड़ताल करने वाले हैं। इसके तहत 5 दिनों तक प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। आंदोलन की तैयारी को लेकर आज से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। 5 दिन का हमारा आंदोलन होगा। पूरे 5 दिन हम लोग सामूहिक अवकाश लेंगे, प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी, 25 जुलाई से 29 जुलाई तक। और इस दौरान जो है पूरे ब्लॉक में, जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में हर जिले में महारैली निकालकर सरकार को फिर से अनुरोध करेंगे। वार्डों में लोगों की छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने सभी निकायों को वार्ड कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। लेकिन रायगढ़ में सरकार की ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। शहर में 48 वार्ड में से सिर्फ 6 वार्ड में कार्यालय खोले गए, लेकिन ये वार्ड भी महीनों से बंद पड़े हैं। जूट मिल इलाके में तो वार्ड कार्यालय में जेनरिक मेडिकल दवा दुकान खोल दी गई है। लोगों का यह कहना है कि वार्ड कार्यालय न होने से छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं पूरे मामले पर मेयर जानकी काटजू ने कहा कि निगम कर्मचारियों की ड्यूटी सर्वे में लगाई गई है, इसलिए कुछ महीने से कार्यालय बंद पड़े हैं। जल्द ही कार्यालय को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो खोला गया वार्ड कार्यालय है, लेकिन उसमें क्या टोटल व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है ना
वहाँ बैठक नहीं हो पाती है और सुविधाओं से जो है वंचित रहना पड़ जा रहा है। 48 वार्डों में 6 जगह रायगढ़ नगर निगम में वार्ड कार्यालय बनाए गए थे जो कि पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। कहीं पर भी वार्ड में जाकर वार्ड की समस्याओं के लिए निराकरण करने के लिए किसी भी प्रकार की जनता को सुविधा प्राप्त नहीं है। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से सेटअप के लिए कहा गया है और माननीय महापौर जी लिखी हैं मुख्यमंत्री जी को पत्र, ताकि हमारे यहाँ का सेटअप पूर्ण हो जाए तो सभी वार्डों में कर्मचारी बैठ करके वार्डों के काम को निदान कर सकें और लोगों को इसका राहत मिल सके और लाभ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, परिकल्पना है, वो साकार हो सके। वार्ड कार्यालय अभी संचालित नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारे नगर निगम के जो टीम है राजस्व, वो पूरे हर घर में सर्वे करने जा रहे हैं पूरे वार्डों में। तो इसी की वजह से अभी वार्ड कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है और जल्द ही उसको संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने के आरोप में बच्चे के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसने अपने ही मासूम बेटे के साथ पहले अप्राकृतिक कृत्य किया। अब मुझे तो बताते हुए भी शर्म लग रही है और बता भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो भी बताना जरूरी है। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्चे के गायब होने की फिर झूठी कहानी बनाई। वारदात के बाद देर रात उसने शव को गली में ले जाकर फेंक दिया। वो फोटो ले रहा है सर। पुलिस के पकड़े जाने के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। इधर आरोपी की पत्नी ने पति की दरिंदगी की कहानी बताई। उसने पुलिस को बताया कि पति मदन सिंह उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। मना करने पर वो चरित्र पर शक किया करता था। बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला, उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे शंकर नगर एक्सप्रेसवे पर 4 लुटेरों ने गाड़ी से आ रहे दुखित राम यादव को रोका और फिर चाकू दिखाकर मोबाइल और नगद मांगा। जब दुखित राम ने भागने की कोशिश की तो लुटेरों ने उस पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिसकी वजह से दुखित राम की मौत हो गई। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, ये खमाटी थाना क्षेत्र की घटना है। कल रात को लगभग 11:30-12 बजे की घटना है। पीड़ित दुखित राम यादव अपने काम करने के बाद से एक्सप्रेसवे से बाइक से जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में 3-4 लड़के थे, उसको रोक करके मोबाइल छीनने का प्रयास किए। उसी में उसके जांघ पे चाकू से हमला किए हैं और जिससे उसको चोट आई थी। उसको अस्पताल इलाज के लिए दाखिल किया गया था मेकाहारा में कल, और आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इसमें लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कल और इसमें अन्य धाराओं का आज समावेश किया जाएगा। इसमें आरोपी अज्ञात हैं। आरोपियों को पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। सरगुजा जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से फरार 3 कोरोना संक्रमित अपचारी बालकों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसके बाद सभी अपचारी बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया। चिंता की बात यह है कि तीनों अपचारी बालक अलग अलग इलाकों में छुपे हुए थे। ऐसे में जहां ये लोग अन्य लोगों के संपर्क में आए, उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे में अब संपर्क में आए लोगों की जांच भी कराई जाएगी। 2 दिन पहले अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से कोरोना संक्रमित 3 अपचारी बालक फरार हो गए थे। बाल संप्रेक्षण गृह में करीब 13 अपचारी बालक संक्रमित हो गए थे। ऐसे में संक्रमित सभी अपचारी बालकों को आइसोलेशन के लिए अलग अलग कमरों में रखा गया, जहां मौका पाकर तीनों भाग गए। जो विधि से संघर्षरत बालक हैं उन्हें पकड़ने में सरगुजा पुलिस को सफलता मिली है और तीनों को ही पकड़कर उन्हें बाल संप्रेषण गृह में वापस भेजा जा रहा है। एक बार फिर IBC24 की खबर का असर देखने को मिला है। सुकमा के दोरनापाल जगरगुंडा में खराब सड़क की वजह से आए दिन जाम लगता था,
जिसकी वजह से ग्रामीणों को परिचालन में दिक्कत होती थी। इस खबर को आईबीसी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर हरीश एस ने सड़क निर्माण के आदेश दिए। आज खुद कलेक्टर और एसपी निर्माण सामग्री और मशीनरी लेकर दोरनापाल पहुंचे। प्रशासन की इस पहल से अब जगरगुंडा इलाके के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में सड़क जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सड़क का काम शुरू होने से जगरगुंडा चिंतलनार ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कावरधाम में शारदा पीठ शंकराचार्य के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिले के सभी गांवों में दौरा कर ग्राम नगर जंगलम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव बाकी से हुई। स्वामी जी ने तय कार्यक्रम के अनुसार जिले के गांव-गांव में भगवा ध्वज लगाने की शुरुआत की। स्वामी जी ने पिछले साल 10 दिसंबर 2021 को विशाल जनसमूह के साथ कचहरी पारा राम मंदिर से पदयात्रा करते हुए परशुराम चौक पहुंचकर 108 फीट स्तंभ पर धर्म ध्वजा फहराया। स्वामी जी ने उसी समय संकल्प लिया कि कावरधाम क्षेत्र के गांव-गांव जाकर भगवा ध्वज लगाएंगे और हिंदुत्व को जगाएंगे। अब वो कबीर धाम के गांव-गांव में जाकर भगवा ध्वज लगा रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान सर्वोपरि है। स्वामी जी ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्रतिष्ठा का कोई अपमान करता है तो सहन नहीं होगा। स्वामी जी के साथ इस मौके पर हर गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करे, हमारे समाज का अपमान न करे, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का अपमान न करे, यही तो आप चाहते हैं। कांकेर की नैनी नदी में बाढ़ में फंसे 2 मासूमों को बचाने उतरा एक ग्रामीण लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घटना चारा मानगार के गिरहोला ग्राम मार्ग की है, जहां नैनी नदी में दोपहर करीब 3 बजे कुछ बच्चे मछली पकड़ने उतरे थे। इनमें से 2 बच्चे डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए 30 वर्षीय राजू नाम का शख्स नदी में कूदा। बच्चों को तो रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, लेकिन इन्हें बचाने उतरा युवक लापता हो गया। उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल नंबर बता बेटा तुम लोग घर का, बता मोबाइल नंबर बता। सोमेश्वर जगदलपुर में मनाया जा रहा पर्व गोंचा में 22 विग्रह के साथ देर शाम रथ यात्रा निकाली गई। स्थानीय परंपरा के अनुसार इसे बड़ा गोंचा का पर्व कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ नाराज माता लक्ष्मी को मनाने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। बारिश के बावजूद भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। आज बाहुड़ा गुच्चा है। भगवान जगन्नाथ जो है जनकपुरी अपने मौसी घर से निकल कर अपने श्री मंदिर जा रहे हैं। अभी 9 दिन तक श्री गुंचा के दिन आए थे, श्री मंदिर से निकल करके हिरासार में, वहाँ पर 9 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन दिया। आज वापस जा रहे हैं श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर, तो उसको बाहुड़ा गुंचा कहा। और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन रात 10 बजे।